नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक। नया एपिसोड, नई कहानी और फिर से नई हस्ती। और आज जिनसे मिलने जा रहे हैं, बेसिकली अगर मैं उसको उनको मल्टी टैलेंटेड इंसान कहूँ तो आई थिंक कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिकॉज वो साहित्यकार भी हैं, फोटोग्राफी का शौक भी रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में जो विरासत है, चाहे वो कला हो, संस्कृति हो, हेरिटेज हो, किले हों, उनके संरक्षण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा राव शिवराजपाल सिंह जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। और सर, वाकई में ये बहुत ही गौरवपूर्ण बात है जो मुझे पर्सनली फील होती है कि आप हमारे देश की विरासत को संजोए हुए हैं। मैं कोई भी सवाल पूछने से पहले सर, एक थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आपसे चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपको कैसे इस साहित्य में रुचि पैदा हुई। नमस्कार आपका भी और हमारे सभी दर्शकों का भी। आपका राव शिवराज की इस छोटी सी दुनिया में स्वागत है। दरअसल मैं पूर्वी राजस्थान के करौली ज़िले से आता हूँ और जिस गांव से मैं हूँ उस गांव का नाम है इनायती। मेरे पूर्वज जागीर रिजम्पशन तक वहाँ के जागीरदार रहे, जो करौली स्टेट के अंतर्गत आता था। ये तो मेरा मूल निवास स्थान के बारे में चर्चा हुई। अध्ययन मेरा, स्कूल एजुकेशन मेरी अजमेर हुई और कॉलेज एजुकेशन मेरा उदयपुर हुआ। उसके बाद मैंने कुछ समय खेती भी की और फिर बाद में मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए और अपने काम के लिए, चूँकि गांव में इतना स्कोप नहीं मिलता था, मैं जयपुर आ गया। आपने जो पूछा कि साहित्य में मेरी रुचि कैसे हुई, तो मैं ये कहूँगा साहित्य मेरे खून में बसता है। खून में कैसे बसता है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर राव बिहारी पाल जी, जो उस समय के करौली स्टेट के बहुत प्रोमिनेंट जागीरदार थे, वो साहित्य, ज्योतिष, संगीत के बहुत प्रकांड विद्वान थे और जिनकी दूर दूर तक ख्याति थी। उस समय में वो 1898 के आसपास शांत हो गए थे, लेकिन 1840 से लेकर के 1898 तक का जो पीरियड था उनके युवावस्था से लेकर के उनके अंतिम समय तक का, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उनके आश्रय में बहुत सारी पांडुलिपियाँ बनी और दूर दूर तक के राजा महाराजाओं के बीच में, दूर दूर तक के पंडितों के बीच में, वो अक्सर वृंदावन अपना समय व्यतीत करते थे, तो दूर दूर तक के पंडितों में भी उनकी ख्याति थी और उनकी बहुत सम्मान और इज्जत था। तो ये फिर मेरे ग्रैंड मदर जो थे वो भी बहुत विद्वान थे और मेरे मदर को भी पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मुझे पढ़ने के लिए कभी भी पुस्तकों की कमी नहीं रही। और जब तक मैंने 10th पास किया, तब तक मैंने आधे से ज़्यादा पुराण पढ़ लिए थे। मतलब कहीं ना कहीं बुक्स का कलेक्शन तो आपका शुरू से ही रहा है। जी हाँ, कहा जाए कि आप किताबों के बीच में ही खेल कूद के बड़े हुआ। बिल्कुल। एक शब्द सर आपने यहाँ यूज किया भी, पांडुलिपि। जी हाँ। अगर मैं नई जनरेशन की बात करूँ, नई युवावस्था की बात करूँ, तो आई थिंक हम लोग गूगल करते हैं पांडुलिपि के लिए, लेकिन सच्चाई हम तक पूरी नहीं आ पाती है। तो एक मेरी भी क्यूरियोसिटी है बेसिकली सवाल को लेकर कि एक्चुअली पांडुलिपि होती क्या है। पांडुलिपियाँ हम किस चीज़ को कहते हैं, आपने ये जानना चाहते हैं? जी है ना। पांडुलिपि हमारे यहाँ पर क्या था कि पहले, मैं अगर शुरू से प्रारंभ करूँ इस चीज़ को, तो हमारे यहाँ पर श्रुति, स्मृति और लेखनी है, ये एक परंपरा रही। पहले हमारा ज्ञान जो था वो श्रुति से चलता था, एक के मुंह से बोला, दूसरे ने उसको सुना। फिर उसका अगला पक्ष हुआ स्मृति, उसको याद रखा। आगे चल करके याद रखते हुए जब ये परंपराएं चलती आई गुरु शिष्य परंपरा से, तो उसके बाद में जब ताड़पत्र, भोजपत्र, दक्षिण में जो हमारी पांडुलिपियां हैं वो ताड़पत्र पर लिखी गई, उत्तर में जो हमारी पांडुलिपियां हैं वो भोजपत्र पर लिखी गई। ठीक है। उस पर फिर हमारा लेखन शुरू हुआ और जैसे जैसे फिर कागज आ गया, फिर हमारी वो कागज पर आने लग गई।
अच्छा। तो ये हस्तलिखित जो ग्रंथ हैं हमारे, जो पुरातन, जो जिसके लिए हम आज गर्व करते हैं कि हिंदू साहित्य में या सनातन धर्म में या भारत में जितना ज्ञान है उतना कहीं नहीं है, वो सब हमारा, ये सब पांडुलिपियों के थ्रू है, जिसमें हमारे, आप शायद आश्चर्य करेंगे कि विमान शास्त्र भी था। क्या बात है। शस्त्र विद्या पर भी हमारे यहाँ पर थे। और इतने सारे मतलब ज्ञान को सुरक्षित मतलब भोजपत्रों पे ही रखा जाता था शुरू में जी। आज भी भोजपत्र पर और ताड़पत्र पर संग्रहित पांडुलिपियाँ हमारे यहाँ पर, जो नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन है उसमें भी हैं, निजी कलेक्शंस में भी हैं, म्यूजियम्स में भी हैं, बहुत जगहों पर हैं वो। मेरे पास भी ऐसा एक छोटा सा कलेक्शन है। एज ए साहित्यकार मतलब कहीं ना कहीं आप क्या इस चीज़ को फील करते हैं अपने आप में कि ये वाकई में मतलब जिससे ना खुशी फील होती है कि हाँ मैं एक साहित्यकार भी हूँ और कहीं ना कहीं परिवार में शुरू से परंपरा रही है। तो जब कोई भी व्यक्ति अगर आपको एज ए साहित्यकार सम्मानित करता है या आपके दादा दादी माता जी के नाम से आपको सम्मानित करता है, तो वो जो खुशी होती है उसको आप कैसे मतलब सेलिब्रेट करते हैं अपने नई युवा पीढ़ी के साथ में? उसको सेलिब्रेट करने का मेरा अपना एक अलग तरीका है जी। मैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो ज्ञान, जो परंपरा मुझे प्राप्त हुई जी, मैं चाहता हूँ वो आगे चली जाए। डेफिनेटली सर। आगे मेरे कुल में या मेरे वंश में ही नहीं जाए, बल्कि वो सबको मिले और उससे सब लाभान्वित हों। मैं आज कर रहा हूँ, मेरे को जो मैंने जो बचपन में कहानियाँ सुनी थी, उन कहानियों को मैंने इस बार मेरा बच्चों के लिए मैंने कहानी संग्रह निकाला। वही कहानियाँ जो शिक्षाप्रद थी उनमें से मैंने सेलेक्ट की और वो शिक्षाप्रद कहानियाँ मैंने उसमें कुछ किताबें हैं जो आई थिंक अभी पब्लिश हुई जी हाँ, मेरे बहुत सारे साझा संग्रह भी तो बहुत सारे हुए मेरे पब्लिश, लेकिन पिछले साल में मैं अगर बात करूं तो मेरे 3 तो अभी पिछले साल में 2023 में आए हैं। उसके पहले भी मेरा करौली के ऊपर विरासत करौली आया हुआ है। करौली इतिहास के ऊपर मेरे धारावाहिक बरसों तक चले हैं। और दैनिक भास्कर में एक कॉलम आता था मंडे की पाठशाला, वो जब तक ख़त्म हुआ तब तक मैंने ही लिखा था उसको। उसमें राजस्थान के भूले बिसरे जो नायक हैं जिनको लोग बाग नहीं जानते, महाराणा प्रताप को, दुर्गादास को, इनको सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं जानते। सही बात है। उनके बारे में मैंने उसमें लिखा और अब उसको मैं पुस्तक स्वरूप में ला रहा हूँ। वो तैयार है और अभी बहुत जल्दी वो छप जाएगा। उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मैं आज आपके साथ में से उसको साझा करना चाहता हूँ, जो दुर्लभ है और बहुत महत्वपूर्ण समाचार होगा सभी के लिए, न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए बल्कि इतिहासज्ञों के लिए और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेज में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी, कि विजयपाल रासो, जैसे पृथ्वीराज रासो है ऐसे ही बयाना के राजा विजयपाल परम भट्टारक के ऊपर विजयपाल रासो लिखा गया और वो अभी तक उपलब्ध नहीं था। उसके फुटकर दोहे 20-30 दोहे कहीं पर मिलते थे, लेकिन वो सौभाग्य की बात है कि करौली महाराजा साहब के लाइब्रेरी में वो मिल गया और मेरी उनसे चूंकि चर्चा होती रहती थी, तो उन्होंने जैसे उनको मिला तो उन्होंने मेरे को बताया वो, तो मैंने उसको डिजिटलाइज किया, कंजर्व किया, उसका भी कंजर्वेशन किया, संरक्षण किया और संरक्षण करके अब उसकी स्क्रिप्ट तैयार हो गई। मेरे एक सहयोगी हैं देवराज जी, उन्होंने मेहनत करके लगभग 6 महीने मेहनत करके उसको स्क्रिप्ट को कर लिया और अभी परसों ही उसकी स्क्रिप्ट प्रूफ रीडिंग हो गई है और शायद 1 महीने के अंदर अंदर वो भी छप जाएगा। अब वो जो दुर्लभ था आज तक, मतलब उपलब्ध ही नहीं था, वो चीज़ आ रही है सर कि आपने इनको डिजिटलाइज किया है। बिकॉज बहुत मुश्किल होता है आज की जनरेशन के लिए बुक्स को कलेक्ट करके रखना या बहुत सारा डेटा कहाँ स्टोर करें। अब चूंकि सभी के हाथ में मोबाइल है, डिजिटल का जमाना है, मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन किया है पूरा इसको अगर देखा जाए तो वो उसका बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है। उसके अलावा एक और बड़ा फायदा है, पांडुलिपियों की कागज की एक उम्र है। हाँ, कागज जैसे पुराना होता जाएगा ब्रिटल हो जाएगा, वो आप हाथ लगाएंगे वहीं से वो टूट जाएगा। बिल्कुल 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 सर। तो डिजिटलाइज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको पांडुलिपियों को हाथ लगाना ही नहीं है। सही बात है। आपको जो चाहिए आप अपना लैपटॉप खोलिए या अपने मोबाइल में ले लीजिए और उसको देखिए, जो भी उसमें डेटा जो भी उसको देखना है। मेरा मूल मेरे पास है। सही बात है। लेकिन या जिसका भी है, जैसे हमने और लोगों का भी किया है डिजिटलाइज, तो जिनकी जो मूल है वो अपने जो पुरखों की संपत्ति है उसको रखें। बिल्कुल, उनकी धरोहर तो सुरक्षित है ही, वो उनकी सुरक्षित है, लेकिन उससे दूसरे
अध्ययन करके उससे लाभान्वित हो सकते जो हैं। ज्ञान है वो आई थिंक हम सभी के पास पहुंचता है, सबको मिलना चाहिए, ये मेरा एक वो है कि जो मुझे जो परंपरा मिली, आपने जो मेरे से पूछा है कि आप कैसे उसको आगे सोचते हैं, तो मैं उसको आगे इस कदर से बांटना चाहता हूँ और बांटता हूँ। एक बात और सर, मतलब साहित्यकार होने के बावजूद में कहीं ना कहीं समय तो आपको मिलता ही नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं लेखन में या कुछ नए विचारों में आप खोए हुए रहते हैं। तो आप अपने जीवन में से, मतलब जैसे ना मुझे पता चला कि फोटोग्राफी का आपका शौक है, तो वो समय आप कैसे चुरा लेते हैं वहाँ पर? देखिए, उसके लिए मुझे क्रेडिट देनी चाहिए परिवार को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, कि जो कभी भी मेरी साधना में कभी विघ्न नहीं करते। वो एक बहुत अप्रत्यक्ष सहयोग बहुत बड़ा है। और मैं लगभग आप ये मान लीजिए कि 24 घंटे में से 12 घंटे तो मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। साहित्य की साधना भी, कैमरा मेरे, जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो कैमरा मेरे साथ होता है। इवन मैं अगर मेरे बाहर बैठा हूँ और बर्ड्स पानी पी रही हैं तो वहाँ भी मेरे साथ कैमरा मैं कई दफ़ा रख लेता हूँ, तो बहुत अच्छे शॉट्स आ जाते हैं। तो एक मतलब देखिएगा, समय की कमी कभी नहीं होती है, समय पर्याप्त है, सबके पास 24 घंटे हैं। आप उसको उपयोग कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी वर्तमान में जब देखा जाए ना, तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हर कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। वो अपने पढ़ाई में हो या जो प्रोफाइल में हो या वर्किंग, वो वॉटेवर जो भी अपन काम कर रहे होते हैं, सबसे बड़ा सवाल मेरे तक समय नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि आज की तारीख में भी मेरे खुद के लिखने के अलावा, मैं कविताएं भी लिखता हूँ, लेख लिखता हूँ, करंट टॉपिक्स पर लिखता हूँ, बुक्स लिख रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आज कम से कम नहीं तो 20 लोगों की जो भी वो लेख लिखते हैं या कविताएं लिखते हैं वो मेरे पास भेजते हैं, सर प्लीज़ देख लीजिएगा, और मैं उसको बनते कोशिश उसी दिन देख करके वापस भेजता हूँ। रिप्लाई भी करता है उसका सही समय पे। हाँ, उसको देख करके उसके ऊपर अगर सुधार करना है तो, और अगर वो ठीक है तो मैं उसी दिन बनते कोशिश, नहीं तो अगले दिन तो हर हालत में मैं उसको भेजता ही भेजता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कहीं ना कहीं हमें सीखना भी सीख भी दिलाता है कि वाकई जैसे सर ने भी कहा कि समय सबके पास पर्याप्त है, 24 घंटे ही सभी के पास में है, लेकिन सबसे मेन बात ये होती है कि हम उस समय को यूटिलाइज कैसे करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 2018 अक्टूबर के बाद से आज तक टीवी नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं सर? न्यूज अखबारों में आ जाती है, ऑनलाइन आ जाती है, क्यों मैं वेस्ट करूं टाइम, मेरा कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक फोटोग्राफी का सवाल है, मैं बाहर जा रहा हूँ, कैमरा में, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, बाहर कहीं काम से जा रहा हूँ, कैमरा मेरे हाथ में है, अच्छी बिल्डिंग दिखी, अच्छा उसका, या फिर कहीं कोई उसमें उसका नुकसान हो रहा है, उसको तुरंत डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, वो रिकॉर्ड हो गया मेरे पास, उसको उठा करके मैं बात कर सकता हूँ किसी भी अधिकारी से। क्योंकि विरासत संरक्षण से जब मैं इंटैक्ट से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरी ये कर्तव्य है कि मैं देश की विरासत, चाहे वो सांस्कृतिक है, चाहे वो मूर्त है, चाहे अमूर्त है, उन सबको हम सुरक्षित रखें। जाते जाते एक महत्वपूर्ण सवाल और मेरा रहेगा, जैसे कि आप शुरू में मैंने आपको भी इंट्रोड्यूस किया था कि सर कहीं ना कहीं विरासत से जुड़े हुए हैं और विरासत के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। जी हाँ। आपका जैसे अभी जो संस्था का जिक्र किया सर, इंटैक्ट, जी हाँ, मैं चाहूँ थोड़ा सा ब्रीफ आप हमें इसके बारे में बताएं ताकि हम नई जनरेशन को पता चले कि एक्चुअली में इंटैक्ट है क्या और किस तरह से विरासत के संरक्षण में ये कार्य करती है। इसके लिए श्रेय जाता है इंटैक्ट के लिए हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को। उनका मानना ये था कि विरासत, देश में जो फैली हुई विरासत है, चाहे वो मूर्त है या अमूर्त है, मूर्त में आर्किटेक्चरल आती है, अमूर्त में परंपराएं और अपने रीति रिवाज, प्रकृति, वन्य जीव, ये सब कला संस्कृति, ये सब अमूर्त में आती है। तो उनका कहना ये था कि सरकार इनको नहीं बचा सकती है, इनको बचाने के लिए स्वयंसेवक होने चाहिए जो डेडिकेटेड हों, सही बात है, समर्पित हों, और वो उसके लिए काम करें और वो उसको बचाएं। तो उसके लिए उन्होंने सन 1984 में एक NGO की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक सदस्यों में अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ग्वालियर महाराजा माधवराव सिंधिया, पुपुल जयकर, जोधपुर महाराजा गज सिंह जी, जम्मू महाराजा करणी सिंह जी, ऐसे मतलब 150 लोग के लगभग पूरे देश से थे, प्रतिष्ठित हस्तियां जो कहीं अपने क्षेत्र में ज्ञानी। जी हाँ, जो आर्किटेक्चर में भी थी, इंजीनियर भी थे, जो आर्मी से भी थे, जिनका अपना खुद का भी एक बैकग्राउंड था, वो सब लोगों को मिला करके वो बनाया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि 1984 में शुरू हुई ये यात्रा आज 225 से अधिक चैप्टर्स हैं इसके देश में, नेपाल में है भी है और ये कार्यरत है। और विरासत संरक्षण में हम लोग पैसा देकर किसी सदस्य बनते हैं और फिर विरासत संरक्षण के लिए हम लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं।
सर यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा एक महत्वपूर्ण सवाल और मेरा आपसे रहेगा, स्पेशली नवीन जनरेशन के लिए, नई युवा पीढ़ी के लिए, कि किस तरह से वो अपने एजुकेशन को मेंटेन करते हुए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए और अपनी जो उनकी रुचि जो उनका रुचि का क्षेत्र है उसमें वो कार्य करते हुए आगे बढ़े और कहीं ना कहीं देश की प्रगति में योगदान दे सकें। देखिएगा, पहली चीज़ है कि कोई भी चीज़ निकालने के लिए जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। इन्वेस्ट क्या करें हम? ज्ञान के सेक्टर में हम अधिक से अधिक पढ़ें, अधिक से अधिक ज्ञान लें और फिर उस ज्ञान को प्रोसेस करके उसके बारे में सोच करके हम आगे उसको बढ़ाएं, ठीक है, दूसरे को बांटें। केवल गूगल पांडे के भरोसे नहीं रहें, ये सच्चाई है। केवल गूगल पांडे और मोबाइल के भरोसे नहीं रहें। ये जितना आज नुकसान कर रहा है उतना कुछ नहीं कर रहा है। आज हमारा सारा समय, जो लोग ये कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, उनका डेली मैं मानता हूँ कि कम से कम 3 घंटे समय मोबाइल खा रहा है। ये तो डेटा वाकई में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही है, जो आज रिसर्च ने तो इसलिए ज़रूरी है कि हम, जरूरी नहीं हम ओवरऑल सभी फील्ड्स में मास्टर बने, लेकिन एक फील्ड जो भी हम चुने उसमें अधिक से अधिक ज्ञान को हम अर्जित करें और फिर उस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों को या हमारे समाज को बांटें, तो हमारी उपयोगिता है। वरना इस देश में या इस समाज में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है। वो तो सच्चाई, सब आए गए, पहले बहुत आए चले गए, लेकिन आपने किया कि अपने लिए और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, वो महत्वपूर्ण। बस त्याग ही इतिहास बनाता है। एक लाइन में अगर मैं कहूँ, त्याग ही इतिहास बनाता है। ये सच है सर। और आपने वाकई में, ये मुझे भी प्राउड मोमेंट वाली बात है कि जो आपने इतने प्यारे प्यारे शब्दों में और इतनी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को बताई, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली है। और आपने इतना कीमती समय में दिया, आपने मतलब इतने बिजी शेड्यूल में से, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नहीं, धन्यवाद आपका भी कि आप आए और आपने हमारे दर्शकों से मुलाकात करवाई। मैं उनको देख तो नहीं पा रहा, लेकिन मेरा उन सभी को नमस्कार, अभिनंदन और शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।